प्रशांत, आई वॉन्ट टू सी यू इन माई केबिन राइट नाउ। उस बड़े से हॉल में एक रौबदार आवाज गूंजी और उस लड़के का चेहरा झक सफेद हो गया। आवाज एक लड़की की थी, हमारी मैनेजर थी। उससे मैं तो क्या बल्कि पूरा ऑफिस खौफ खाता था। गजब की घामड़ औरत थी, हद दर्जे की चालाक, खड़ूस और बेरहम। काम खत्म करवाने के लिए वो मासूम गिलहरी का भी खून निकाल कर बेच सकती थी। उस मैनेजर का सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो कि वो खुद बताती थी, वो ये था कि मैं इस ऑफिस में पिछले 12 साल से हूँ और तुम्हारे जैसे 36 लोग मेरे नीचे काम करके जा चुके हैं। अब हम तो भैया इस ऑफिस में 4 महीने पहले आए थे। देवी दुर्गा के इस महान अवतार को क्या ही जवाब दे सकते थे। पर मीटिंग में एक दूसरे के फ़ोन पर उस चालाक लोमड़ी की सैकड़ों तस्वीरें और मीम्स बनाकर शेयर करते थे। गलत बात है, बहुत गलत बात है, मानता हूँ, पर क्या करें, गंदा है पर धंधा है। वैसे भी आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में 90% एम्प्लॉयज़ दोपहर के खाने की शुरुआत अपने मैनेजर को गाली देकर ही करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप भी बहुत स्ट्रेस लाइफ जीते हैं तो शाम को चाय से पहले अपने मैनेजर को 2 माह बहन की गालियाँ ज़रूर दीजिए। देखना, चाय ज़्यादा मीठी लगेगी। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैनेजर आसपास ना हो, नहीं तो चाय के साथ ज़िंदगी भी कड़वी हो सकती है। खैर, वापस आज की सुबह पर लौटते हैं। उस खड़ूस औरत ने प्रशांत को अपने केबिन में बुलाया और उस बेचारे का खून सर्द हो गया। इस नए लड़के को ज्वाइन करे अभी 3 ही हफ्ते हुए थे, मगर लड़का पूरे ऑफिस में फेमस हो गया था। प्रशांत गली के आवारा लड़कों की तरह बात करता है। प्रशांत के बाल मुंबई के छपरी लोगों की तरह हैं और भी जाने क्या क्या। उसके बारे में ऑफिस में बहुत सी बातें चल निकली थी। अब इसे प्रशांत की नाकामी कहें या हमारी परम ज्ञानी मैडम का भयानक इन्फ्लुएंस, प्रशांत इतने कम वक्त में अच्छे से बदनाम हो गया था। मतलब जितना मैक्सिमम बदनाम हो सकता था उतना बदनाम हो चुका था। जब कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, जो कॉन्वेंट में पढ़े थे, वो लड़के लड़कियां उसकी बेकार अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे तो बेचारी का चेहरा एकदम डूब जाता था, जैसे निराश आंखों से बुझती हुई राख गिर रही हो। आज भी जब मैडम के केबिन से वो लड़का निकला तो उसकी शक्ल देखकर मुझे लग गया था कि आज उसे अच्छे से लताड़ा गया है। बेचारे की आंखों से आंसू थे, निकल रहे थे। पर आप ये मत समझिएगा कि मुझे उस लड़के से कोई बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस कॉरपोरेट ने 4 महीने में मेरे अंदर की सारी संवेदनाओं को तसल्ली बख्श तरीके से कत्ल किया था। मुझे भी न जाने क्यों इस आवारा और बदतमीज़ लड़के से एक खास किस्म की चिढ़ हो गई थी। लोग कब आपका परसेप्शन बदल देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, और सारी लड़ाई साला इस परसेप्शन की है। और यही इस कॉरपोरेट की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब भी हमें अथॉरिटी और सही, इन दोनों चीज़ों में से किसी एक को चुनना होता है तो हम अथॉरिटी को चुन लेते हैं। आखिर सबको अपनी जान और नौकरी प्यारी है। मैं खुद भी इस नए लड़के से चिढ़ने लगा था। ब्लडी मिडिल क्लास, मिसफिट इन कॉरपोरेट वर्ल्ड। पर आज प्रशांत सचमुच दुखी लग रहा था। मैडम ने हायर मैनेजमेंट के 2 लोगों और एक एचआर को बुलाकर 2 घंटे अच्छे से लताड़ा था उसे, शुद्ध अंग्रेजी में। मतलब आप डांटते भी हैं तो अंग्रेजी में, वो भी उस इंसान को जिसकी सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि उसे अंग्रेजी समझ नहीं आती। इसलिए जब शाम को कैंटीन में उसे कोने में बैठे देखा तो ध्यान उधर गया। उसकी आंखें गीली थी और चेहरा उदास। बहुत नालायक हूँ मैं दोस्तों, पर न जाने क्यों पहली बार उसे उदास देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। अपने चाय का कप ले जाकर बैठ गया उसके पास। थोड़ी ही देर में वो मुझसे एकदम खुल गया। आज जो उसके साथ हुआ उसके बारे में बताने लगा। बोला इस ऑफिस की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, रात को सो भी नहीं पाता। तो मैंने कहा कि दोस्त, जब इतनी परेशानी है तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी। उसे मेरा ये सवाल अच्छा नहीं लगा। डूबती हुई आवाज़ में उसने बस इतना कहा कि हर एक की एक मजबूरी होती है दोस्त। पापा के एक्सीडेंट के बाद घर मुझे ही देखना है। 21 साल का वो लड़का ये बात बोलते हुए अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लग रहा था। मुझे भी ये सुनकर काफ़ी दुख हुआ। पूछा, अभी पापा कैसे हैं? नहीं है, मर गए थे एक्सीडेंट में ही। डूबती हुई आवाज़ में उसने कहा। एकदम ब्लैंक हो गया मैं, समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने पूछा कि ये इतने छोटे से बैग में क्या लिए फिरते हो? मेरा DSLR है। तुम फोटोग्राफर हो? तब उसने फ़ोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाई। मैंने उसकी तारीफ की, तुम तो बहुत अच्छा फ़ोटो खींचते हो। एक उदास सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। लड़के, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सबकी अपनी मजबूरी होती है, उसने कहा। चलो चलता हूँ, बहुत काम बचा है, नहीं हुआ तो मैडम जान ले लेगी। बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा मैं। इसी तरह कई दिन बीत गए।
प्रशांत का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था, साथ ही उसके खिलाफ एस्केलेशंस भी। हर कोई सुनाता था उसे, सरेआम मीटिंग्स में बेइज्जत होता था, फिर 1.5 घंटे रोता था, रोज का काम हो गया था। 2 महीने से उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था, वजन आधा हो गया था, पर चल रहा था सब। हम भी आखिर यही करते हैं, जिंदगी को चलाते रहते हैं, चाहे घिस घिस के ही सही। फिर एक दिन वो हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। करीब रात के 9:30 बजे की बात है। मुझे ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए रुकना पड़ा। जब बाहर देखा तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। सोचा कि अब चलना चाहिए। कंप्यूटर लॉग ऑफ किया और निकल पड़ा। मौसम ठंडा था, हवा चल रही थी, घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, सो पैदल ही चलने लगा। कानों में ईयरफोन लगाकर सड़क पर पैदल ही चलने लगा। आगे देखा तो 500 मीटर पर प्रशांत भी चल रहा था, धीरे धीरे। मन किया कि उसे आवाज़ लगाऊं, पर नहीं, ईयरफोन में गाना बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने कहा चलो, मन नहीं है, मैंने रहने दिया। चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते करीब 5-7 मिनट हो गए, तभी देखा प्रशांत अचानक तेजी से भागकर पीछे से आती गाड़ी के आगे कूद गया। धम से टक्कर हुई। वो तो कार वाले ने एंड टाइम पर ब्रेक लगा लिए थे, नहीं तो लड़का बिल्कुल नहीं बच सकता था। गाड़ी वाला तुरंत भाग गया। मैं भी भागकर वहां पहुंचा। देखा चोट तो मामूली थी, पर सिर से हल्का खून आ रहा था। मैंने अपना रुमाल उसके सिर पर लगाया और पूछा, क्या हुआ भाई? एकदम डूबती हुई आवाज में उसने कहा कि अब और मुझसे सहन नहीं होता, मैं मर जाऊंगा। उसके सिर पर हाथ फेरकर मैंने कहा, पागल है क्या? मेरी तरफ देखकर उसने कहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं एकदम 2 मिनट चुप रहा, फिर बोला कि दोस्त, मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगा कि कल सुबह रिजाइन कर दो, बस। फिर मेरा घर कैसे चलेगा? उसने पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पर जिंदा रहोगे तो सब हो जाएगा दोस्त, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, तुम इस जमीन के लिए नहीं बने हो। वो चुप रहा बिल्कुल। अगले दिन वो ऑफिस आया और रिजाइन कर दिया। किसी से कुछ नहीं कहा, शायद सबको इसी बात का इंतजार था। उसके बाद बहुत वक्त बीत गया, सब उसे भूल गए, ऐसे जैसे कि कभी वो वहाँ पर था ही नहीं। मैं भी उसे एकदम भूल गया। फिर अचानक कल उसका फ़ोन आया, बहुत लंबी बातचीत हुई। आजकल कहीं ट्यूशन पढ़ाता है, कभी कभी शादियों में फ़ोटोग्राफी भी कर लेता है, काम चला लेता है। उस नौकरी जितना तो नहीं कमा पाता, पर हाँ, काम चला रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिंदा है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी वही है, क्योंकि अगर वहाँ रहता तो ज़रूर मर जाता। किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय उसके माँ के। बाकी ये दुनिया तो ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी हमेशा। पर हमें तो जीना है ना दोस्त, किसी भी कीमत पर हम जिएंगे।